Hello and welcome to Chetan Bharat Learning. In the public administration, today we are going to discuss the Citizen Charter. Citizen Charter जो कोई नया राइट तो नहीं क्रिएट करता है सिटीजन्स के लिए, लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राइट्स को बेटर इन्फोर्स करने में मदद करता है, एक क्रिटिकल वैल्यू रखता है। हम रह रहे हैं एक वेलफेयर स्टेट के अंदर और यहां पर स्टेट ढेर सर्विसेज अपने सिटीजन को प्रोवाइड करता है। जैसे हम बात करें मोस्ट बेसिक से एडवांस लेवल तक की, सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, यहां तक कि इंटरनेट। तो ऐसी ढेरों सर्विसेज को इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से सिटीजन तक पहुंचाया जा सके, इसी चीज को सुनिश्चित करने का काम करता है सिटीजन चार्टर। इससे पहले कि हम सिटीजन चार्टर को समझें, कंसेप्ट को और इसकी डेफिनेटिव टर्म में हम व्याख्या करें, पहले हमें जो हमारा पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म है इसको समझना होगा और किन सिद्धांतों पे बेस होना चाहिए आज के मॉडर्न डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट में इन सर्विसेज की डिलीवरी। तो हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जैसे हमने अभी कहा कि चाहे वो सुरक्षा की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की हो, एजुकेशन हो या फिर हॉस्पिटल्स की जो सर्विसेज आप तक पहुंच रही हैं, ये ऐसा नहीं है कि दो एम दर्जे की सर्विसेज लोगों तक पहुंचाई जाए। सो जो बेस होना चाहिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म का, वो हम कहते हैं कि 3 E's के ऊपर होना चाहिए। That 3 E's denotes the economic services, efficient services, and effective services. Now, how come the economic services? कि जो भी गुड्स एंड सर्विस स्टेट लोगों तक पहुंचाता है, ये कहीं बहुत महंगी ना हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत महंगी होने की वजह से एक बड़े आबादी के तबके के लिए ये सर्विसेज इकोनॉमिकली प्रोहिबिटेड हो जाएं। तो एक तयशुदा दाम पर या फिर कहें एक सस्ते दाम पर ये सर्विसेज लोगों तक पहुंचनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म भरने की बात करते हैं तो उसके साथ फीस भी अटैच होती है। तो जब आप देखेंगे कि पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर आप फॉर्म भरते हैं पीसीएस के लिए तो 3,000 की फीस होती है। इसी को आप कंपेयर करें यूपीएससी से, वहां पर 100 रुपए का फॉर्म है। तो आईएएस बनने के लिए जो पेपर आप दे रहे हैं उसके लिए 100 रुपए फीस चार्ज की जा रही है, वहीं पे पीसीएस के लिए 3,000 रुपए की फीस चार्ज की जा रही है। अंदाजा लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्विस क्या होगी। देन वी कम टू एफिशिएंट, कुशलता के साथ। एफिशिएंसी की हम बात करें तो टू डू द जॉब वेल विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स एंड विदाउट वेस्टिंग द टाइम एंड एनर्जी। टाइम बाउंड डिलीवरी मैकेनिज्म, मतलब ऐसे ना हो कहीं लोगों तक सर्विसेज पहुंच रही हैं तो बहुत डिलेड एटीट्यूड के साथ पहुंच रही हैं। टाइम बाउंड मैनर में सर्विसेज लोगों तक पहुंचनी चाहिए जब लोगों को उन सर्विसेज की जरूरत हो। एंड देन कम्स इफेक्टिव। सो इफेक्ट क्या है सर्विसेज का? व्हाट इज द आउटकम? क्या सिर्फ लोगों तक खाना पहुंचा देना, जैसे हम राइट टू फूड की बात करें तो हमारे यहाँ राइट टू फूड एक्ट भी है, उसके थ्रू लोगों तक हम फूड पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो किस क्वालिटी का फूड है? सो उसका इफेक्ट क्या है? क्या लोग वाकई न्यूट्रिशियस फूड गेन कर पा रहे हैं या नहीं गेन कर पा रहे हैं? या हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एजुकेशन? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस क्लासेस पास करते चले जा रहे हैं बच्चे, लेकिन कोई स्किल अचीव नहीं कर पा रहे हैं? एक वैल्यू एजुकेशन होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट उस एजुकेशन के बाद सिर्फ ऐसा ना हो कि वो रट्टाबाज कहलाएं या उनके हाथ में सिर्फ डिग्री हो, स्किल ना हो। उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन शिक्षा क्या ला सकती है, उस तरह की शिक्षा नीति के तहत हमें ये शिक्षा की सर्विस को लोगों तक पहुंचाना है। सो जो बेसिस है सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म का, वो इकोनॉमिक सर्विसेज होनी चाहिए, लोगों के लिए बहुत ज्यादा ऊंचे दाम पे सर्विस ना हो, एफिशिएंट होनी चाहिए, टाइम बाउंड मैनर के अंदर लोगों तक वो सर्विस पहुंचे, और साथ ही इफेक्टिव सर्विसेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि करोड़ों रुपया भी किसी सर्विस पे खर्च किया जा रहा है लेकिन साथ ही में उसका कोई नेट इफेक्टिव रिजल्ट, कुछ बेहतरी समाज में देखने को नहीं मिल रही है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म जो एक गवर्नमेंट का है, और जैसे हम जानते हैं कि इन तीनों ही पैरामीटर पे कहीं ना कहीं इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म लैक करता है। तो कहीं बहुत ज्यादा हाई पे सर्विसेज हैं और टाइम बाउंड डिलीवरी नहीं हो पाती है सर्विसेज की, और कई बार इफेक्टिव रिजल्ट नहीं होता है उन सर्विसेज का। व्हेन वी कंपेयर इट टू द प्राइवेट सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म, इस एक एग्जांपल समझते हैं। और जो आज के दौर में बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज लोगों तक पहुंचाने का एक बेहतर माध्यम बन के उठा है, वो है ई कॉमर्स वेबसाइट्स। तो चाहे Amazon हो, तो चाहे फ्लिपकार्ट हो, तो बहुत सारी सर्विसेज और गुड्स आप तक ये पहुंचाने का काम करते हैं। मान लीजिए एक फ्लिपकार्ट का हम एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी पीछे वो बिग बिलियन डे सेल
और फिर अभी आगे आ जाएगा दिवाली, फिर क्रिसमस, तो लगातार इस तरह के डिस्काउंट वगैरह चलते रहते हैं। बहुत सारी परचेजिंग वो लोग इन साइट से करते हैं, तो बहुत सारी गुड्स लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सो टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्लिपकार्ट। ओके, आप फ्लिपकार्ट के ऊपर जाते हैं और आप कोई भी एक चीज परचेज करना चाहते हैं, से मोबाइल फोन आप परचेज करना चाहते हैं, तो ये किस तरीके से मोबाइल फोन आपको प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, पहले तो यहीं पे चॉइसेस क्रिएट हो जाएंगी। आप उसका दाम वो अमेजन पे भी चेक करते हैं और फ्लिपकार्ट पे भी चेक करते हैं, और फिर बहुत सारी चॉइसेस, डिफरेंट सेट ऑफ मोबाइल की पूरी जानकारी वहां पे अनलिस्टेड होगी। बल्कि ऐसे सेगमेंट भी होंगे जहां पे पर्टिकुलर मोबाइल सेट को आप दूसरे किसी कंपनी के मोबाइल सेट से कंपेयर कर सकते हैं, उसके स्पेसिफिकेशंस चेक कर सकते हैं, और उस पर जो भी डिस्काउंट वगैरह है वो मोबाइल का सारा आपको क्लियर मैनर में डिटेल्ड तरीके से वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। उसके बाद जब आप अपना ऑर्डर बुक कराते हैं तो साथ ही फ्लिपकार्ट आपको यह भी बता देगा कि कितने दिन में इसकी डिलीवरी आपके डोर स्टेप पर पहुंच जाएगी। सो टाइम बाउंड डिलीवरी मैकेनिज्म है। और जब आपने वो ऑर्डर प्लेस कर दिया है, आपको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन मिलती हैं, वो चाहे आप कैश ऑन डिलीवरी कर दें या फिर आप किसी पेमेंट जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसके थ्रू भी पे कर सकते हैं। हियर इट कम्स टू कि अगर आपके पास वो डिलीवरी पहुंचती है, आपका मोबाइल फोन पहुंचता है और आप उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि यहां पर मिस्टेक्स नहीं होती हैं, जहां पर ह्यूमन इन्वॉल्व है मिस्टेक तो होंगी। और कई बार आपने ऐसी खबरें सुनी होंगी कि किसी व्यक्ति ने मोबाइल फोन ऑर्डर किया था, बदले में उसे ईंट पत्थर डिलीवर कर दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई रेमेडी नहीं है। तो साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का भी प्लेटफॉर्म होगा। आप एक कॉन्टेक्टेड या तो वेबसाइट के ऊपर या कॉन्टेक्ट पर्सन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपना ग्रीवियंस दर्ज करा देंगे, और साथ ही आपको इंटीमेशन आ जाएगा कि कितने घंटों या कितने दिनों के अंदर आपका ग्रीवियंस रिड्रेस किया जाएगा। मतलब हो सकता है 5 दिन या 7 दिन के अंदर आपका जो डिफेक्टिव अगर मोबाइल फोन था तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, या तो आपको पैसे का भुगतान किया जाएगा या फिर सही सेट ऑफ मोबाइल आप तक पहुंचाया जाएगा। और साथ ही यहां पर आपके फीडबैक भी लिए जाते हैं, जहां पर फ्लिपकार्ट के साथ शॉपिंग एक्सपीरियंस किस तरीके का आपका रहा है वो भी आप दर्ज करा सकते हैं, आप रिव्यूज दे सकते हैं। तो एक तरफ तो है ई कॉमर्स वेबसाइट का सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म जो ग्रीवियंस रिड्रेसल तक की बात करता है, और दूसरी तरफ जो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो भी इतना इफेक्टिव एफिशिएंट है सर्विस डिलीवरी के मैकेनिज्म में। 24 घंटे बिजली सप्लाई का वादा करने के बाद कितने घंटे का कट लगता है, और अगर वो कट लगता है बिजली का तो उसके बदले में आपको रेमेडी क्या प्रोवाइड की जा रही है, या फिर कोई रेमेडी का प्रोविजन नहीं है। सो सिटीजन चार्टर जो हमारा एक व्यवस्था है वो इंटेंडेड है कि गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म को भी इक्वेट किया जाए जो इफेक्टिव प्राइवेट सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म है। नाउ हियर वी कम कि जो आज के दौर में पब्लिक सर्विस डिलीवरी या फिर सिटीजन चार्टर किस तरह की सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म की बात करता है। हियर वी कम कि सिटीजन चार्टर जो आपको प्रोवाइड करना चाहता है सर्विस डिलीवरी, वो बेसिकली 4 पिलर्स के ऊपर फोकस्ड है कि कोई भी सर्विस जो आपको मिल रही है वो सबसे पहले तो क्वालिटी सर्विसेज हो, सब स्टैंडर्ड सर्विसेज नहीं दी जाएंगी। जैसे हम बात करते हैं राइट टू फूड की, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट राइट टू फूड, रादर इट इज अबाउट राइट टू न्यूट्रिशन फूड। साथ ही अगर हम बात करें टू एजुकेशन की, आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट भी है, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द राइट टू एजुकेशन, रादर इट इज मोर इंपॉर्टेंटली अबाउट राइट टू वैल्यू एजुकेशन, राइट टू क्वालिटी एजुकेशन। सो इट इज के क्वालिटी सर्विसेज होनी चाहिए, सब स्टैंडर्ड सर्विसेज नहीं होनी चाहिए। देन वी कम टू स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड डिफाइन करने हैं और उन डिफाइंड स्टैंडर्ड को मीट भी करना है। किस स्टैंडर्ड की सर्विस आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे आप सुनते भी होंगे ISO 9001 सर्टिफाइड कोई गुड्स हैं, इसी तरह से बहुत सारे स्टैंडर्ड मार्क हैं। या फिर आप इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा रहता है ना कि 3 स्टार है, 5 स्टार है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के एक स्टैंडर्डाइज्ड जो प्रोटोकॉल हैं उन मानकों पर खरे उतरते हुए आपको कुछ इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसके स्टैंडर्ड तय कर दिए गए और उसी स्टैंडर्ड पे परफॉर्म करना है। देन वी कम टू चॉइसेस। ज्यादा से ज्यादा चॉइस होनी चाहिए। मोनोपोली कुछ ही सेक्टर में है स्टेट की, बाकी में तो सर्विस प्रोवाइडर की भी ज्यादा से ज्यादा चॉइस होनी चाहिए, ताकि अगर एक सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस लोगों को पसंद नहीं आ रही है वो एग्जिट कर जाए, दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से वो सर्विस हासिल कर सकते हैं। या फिर इसी के साथ अगर किसी सेक्टर में मोनोपोली भी है, लाइक इफ वी हैविंग रेलवे से कि स्टेट का मोनोपोली है, तो वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस होनी चाहिए सर्विस के मामले में।
तो आप रेलवे का एग्जांपल ले सकते हैं, वहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह के कोचेस हैं जिसमें आपको सफर करने पर मजबूर कर दिया जाएगा। तो दे आर सिटिंग कार्स जहां पे सिटिंग चेयर होती हैं। देन इसके अलावा फिर एसी है, नॉन एसी कंपार्टमेंट्स हैं, 2 टियर है, 3 टियर है। तो इस तरह से ढेरों आपको ऑप्शन दी जा रही है। आपके पास ऑप्शन है, आप पैसेंजर ट्रेन से सफर करना चाहते हैं या फिर तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ियों जैसे शताब्दी है या फिर आजकल वंदे भारत ट्रेन है। तो इस तरह की ढेरों चॉइसेस आपको दी जा रही हैं। और फिर आता है वैल्यू सर्विसेज, वैल्यू फॉर मनी। ऐसा ना हो कि जो भी सर्विस स्टेट आपको प्रोवाइड कर रही है उसके बदले में आप पैसा दे रहे हैं तो उस पैसे की रियल वैल्यू आप तक डिलीवर नहीं हो रही है, जिसको हम कहते हैं ना कि पैसा वसूल होना चाहिए। कई बार आप फिल्म देखने जाते हैं तो कहते हैं ठीक है यार पर पैसा वसूल नहीं थी, और कोई एंटरटेनिंग फिल्म होगी तो आप कहेंगे पैसा वसूल फिल्म है, क्योंकि जो मनी आपने 250-300 रुपए उसके टिकट पर खर्च किए उसका रिटर्न वैल्यू आपको मिल चुका है, वो आनंद आप उठा चुके हैं। जैसे कई बार आप कैग का सर्वे देखते हैं, रेलवे पर बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे अभी 1-2 साल पहले आया था, तो उसमें कैग ने यह पाया कि इंडियन रेलवे जो खाना 100 रुपए में प्रोवाइड करता है पैसेंजर्स को, उसकी वैल्यू 10 रुपए भी नहीं है। ना तो क्लीनलीनेस वहां पर है और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए जा रहे हैं वो इतनी वैल्यू के नहीं है कि आप 100 रुपए में उसको बेचें। तो इस तरीके से वैल्यू सर्विसेज के ऊपर फोकस है। ये 4 कोर पिलर हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म के, जिसको सिटीजन चार्टर इंश्योर करता है कि इन्हीं पिलर्स पे सर्विसेज लोगों तक पहुंचाई जाएं। हियर वी कम दैट इन डेफिनेशन टर्म्स। देखिए जब भी हम ऑप्शनल लिख रहे हो, कॉन्सेप्ट तो इस तरह के इजी हैं कि आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हर कॉन्सेप्ट का कोई ना कोई डेफिनेशन आप याद रखें टू कोट देयर। सो इट कम्स दैट सिटीजन चार्टर इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द सर्विस कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस प्रोवाइडर टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड सर्विसेज इंक्लूडिंग मैकेनिज्म फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल। एक कमिटमेंट पेपर है, जो भी कोई सर्विस प्रोवाइडर है उसका एक कमिटमेंट है टुवर्ड्स द क्लाइंट, जिन क्लाइंट को वो सर्व कर रहा है, कि मैं हाई क्वालिटी सर्विस, हाई स्टैंडर्ड की सर्विस आपको प्रोवाइड करूंगा। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगा। तो साथ ही ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होगा। याद रखेंगे ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिटीजन चार्टर का। हियर ऑन वी बिगिन विद द इवोल्यूशन, कि कहां से ये कंसेप्ट इवॉल्व हुआ है। हालांकि आइडिया तो इंग्लिश कंसेप्ट इसको माना जाता है। 1991 में जॉन मेजर वाज द प्राइम मिनिस्टर इन यूके और उन्होंने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। इससे पहले 1970s के एंड में 80s में थैचरिज्म वहां पर आ चुका है इंग्लैंड के अंदर, न्यू राइट फिलॉसफी वहां पर चल रही है और जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है इनको और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा रहा है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, और लोगों को इक्वल को पार्टनर बनाया जा रहा है गवर्नेंस मॉडल के अंदर। और इसी सब की परिणति में 1991 में जॉन मेजर इंट्रोड्यूस करेंगे सिटीजन चार्टर्स। नाउ व्हाट आर द सिटीजन चार्टर फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और इसके की पिलर्स क्या हैं। हम अभी इंग्लैंड वाले की बात कर रहे हैं, आगे देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट जब इंडिया में 1997 में हम लेके आते हैं तो फिर इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सिटीजन चार्टर के की पिलर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड्स। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड के वेरियस डिपार्टमेंट लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सबके स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे, बाकायदा ऑब्जेक्टिविटी के साथ बताया जाएंगे कि किस स्टैंडर्ड की सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करनी है, और साथ ही इन स्टैंडर्ड्स को मॉनिटर भी किया जाएगा कि क्या वाकई इन स्टैंडर्ड पे सर्विस प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। देन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन एंड ओपननेस। ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्विसेज वो लोगों तक पहुंचानी है। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई ऑफिस, जो भी उसके ऑपरेशंस हैं, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं, वो चाहे इंटरनेट का यूज करें, पैम्फलेट का यूज करें, हैंडबुक्स का यूज करें। तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ओपेक सिस्टम चला रहा था कि भाई ये सर्विस है, ये स्कीमें बस लागू हो रही है, आप सिर्फ बेनिफिट लो, वो है ना कि आप आम खाओ गुठलियों से आपको क्या लेना है। तो फिर जो ओपेक सिस्टम है उसको खत्म किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करनी है। देन चॉइस एंड कंसल्टेशन, ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस लोगों को प्रोवाइड करनी है। स्टेट बहुत सारे सेक्टर में मोनोपोली रखता है, लेकिन उस दौर में भी उन सेक्टर्स के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस आपको दें। जैसे चॉइसेस के मामले में आप समझ सकते हैं टेलीकॉम सर्विस। कभी वो दौर भी हुआ करता था जब सिर्फ एमटीएनएल बीएसएनएल ऑपरेट करता था, सिर्फ सरकारी डिपार्टमेंट से ही आप टेलीफोन ले सकते थे। इसके बाद में फिर मोबाइल क्रांति भारत में आती है, अगर हम भारत की बात कर लें, वीजा बाकी कंट्रीज के अंदर भी हुआ। तो फिर आप देखेंगे कि मल्टीपल टेलीकॉम कंपनीज
क्रिएट की जाती हैं, स्टैब्लिश होती हैं, और फिर गवर्नमेंट इनको स्पेक्ट्रम एलोकेट करता है। आज इंटरनेट सर्विस ज्यादा से ज्यादा आप प्राइवेट जो भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उनसे हासिल कर रहे हैं। तो इसमें भी डिफरेंट चॉइसेस हैं आपके पास। अगर आपको एयरटेल की सर्विस पसंद है, आप एयरटेल पे रहें, वो नहीं है, आप उससे एग्जिट कर जाइए, आप जियो का सिम यूज कर लीजिए। आपको जियो की सर्विस पसंद नहीं है, आप उससे एग्जिट कीजिए, आप कोई और कंपनी का यूज कर लीजिए। सो ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस प्रोवाइड करनी है गवर्नमेंट को भी अपने ऑपरेशंस के अंदर। और साथ ही ये चॉइसेस गवर्नमेंट यूनिलैटरली क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स, कंसल्टेशन विद द सिटीजन, कि आप बताइए आपको किस तरह की सर्विसेज चाहिए। देन वी कम टू कर्टसी एंड हेल्पफुलनेस। देखिए स्टेट, अब ये चाहे इंग्लैंड हो चाहे इंडिया हो, स्टेट थोड़ा घमंड में तो रहता ही है उसके अथॉरिटेटिव पोजीशन की वजह से। सो इंग्लैंड में भी ये चेंज लाया गया कि कर्टसी और हेल्पफुलनेस के साथ डील करना है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर यदि कोई क्लाइंट आता है, थाने में कोई व्यक्ति आता है, सरकारी बैंक में कोई व्यक्ति आता है, तो कर्टियस तरीके से बिहेव करना है। ये बिहेवियरल एस्पेक्ट है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कायदे कानून के ऊपर ही हम फोकस करेंगे, बल्कि जो एम्प्लॉय सर्विस डिलीवरी के अंदर इन्वॉल्व हैं, इनका बिहेवियरल एस्पेक्ट सही होना चाहिए। पूरी हेल्पफुलनेस के साथ आप ट्रीट करेंगे जो भी क्लाइंट आपके यहां सर्विस लेने आ रहा है। देन इट कम्स टू पुटिंग थिंग्स राइट। अगर कहीं पे भी कोई मिस्टेक होती है, अगेन हम उस हाई आइडियल ग्राउंड पे नहीं खड़े हैं कि सिटीजन चार्टर ये कहता हो कि कोई मिस्टेक ही नहीं होगी। हालांकि कोशिश ये है कि मिस्टेक कम से कम हो, लेकिन जहां पे भी कोई मिस्टेक होती है, कोई सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म कहीं पे करप्ट हो जाता है, तो उससे पल्ला नहीं झाड़ेंगे। सबसे पहले इट विल बी फॉलोड बाय एन अपॉलजी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सबसे पहले माफी मांगेगा कि हम ये सर्विस आप तक पहुंचाने में नाकाम रहे या सब स्टैंडर्ड सर्विस आप तक पहुंची है, और उसके बाद एक पूरी एक्सप्लेनेशन होगी हाउ थिंग्स गॉन रॉन्ग, आखिर ये गलती हुई कैसे है, उसकी एक पूरी एक्सप्लेनेशन सिटीजन को प्रोवाइड की जाएगी। और साथ ही क्विक एंड इफेक्टिव रेमेडी, जितनी जल्दी हो सके, और इफेक्टिव रेमेडी देनी है। सिर्फ पेपर प्रॉमिस नहीं कर देना है कि हाँ चलो नाम के आधार पे आपका काम ठीक कर दिया गया। एक इफेक्टिव रेमेडी उसको प्रोवाइड करनी है। देन इट कम्स टू वैल्यू फॉर मनी सर्विसेज, जो हम बात कर रहे थे, पैसा वसूल सर्विसेज होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि कोई गवर्नमेंट सर्विस ले तो रहा है लेकिन उसको लग रहा है यार हम पैसा जाया कर रहे हैं, इसकी बजाय अगर हम किसी और सर्विस लेते तो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हमें रिटर्न होता। सो इट all 6 points lead to basically efficient and economic delivery of public services. Now we move to evolution in India और इंडिया के सिटीजन चार्टर के की पिलर्स क्या-क्या है। In 1997, Government of India decided to introduce citizen charter into various ministries and departments, और साथ ही पहली मिनिस्ट्री बनी रेलवेज, जिन्होंने अपना सिटीजन चार्टर इशू किया। खास तौर पे एजेंसी याद रखिएगा, DARPG, उसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे बिकॉज गवर्नेंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बार बार इसका रेफरेंस दिया जाता है। इट स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म विच इज द हाई क्राई इन इंडिया, इसकी जो नोडल एजेंसी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो सके भारत में सभी सरकारों के अंदर, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य, इसके लिए एक नोडल एजेंसी है जिसको हम कहते हैं DARPG, एंड दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस। और ये जो मिनिस्ट्री है डायरेक्टली PM की कमांड के अंदर होती है, PM के ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में दी होती है ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। देन वी कम, एक वेबसाइट, डेडिकेटेड वेबसाइट लॉन्च की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, goicharters.net.in। इस पर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स के सिटीजन चार्टर को क्लब टुगेदर करके अपलोड किया गया है। तो आप इस पर जाइए वेबसाइट के ऊपर, और देखिए बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं सिर्फ किताबों से पढ़ के नहीं समझ में आते हैं, आपको वो चीजें विजिट करनी होती हैं। तो आई सजेस्ट यू कि इस वेबसाइट के ऊपर जाइए, किसी भी डिजायर्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का सिटीजन चार्टर खोलिए, और सिटीजन चार्टर रियल में कैसा दिखता है उसकी एक आप स्टडी कर लें, मतलब उसका एक रीडिंग कर लें, बहुत ज्यादा उसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपके जहन में एक पिक्टोग्राफिकल इमेज क्रिएट होगी कि आखिर सिटीजन चार्टर होते किस तरीके के हैं। देन वी कम टू एलिमेंट्स ऑफ इंडियन सिटीजन चार्टर। अब ये हमने कॉन्सेप्ट इंग्लैंड से ले तो जरूर लिया, लेकिन जो पिलर इंग्लिश सिटीजन चार्टर के हैं वो डिट्टो तो हम करेंगे नहीं यहाँ पर, भाई कॉन्टेक्स्ट ब्लाइंड इमिटेशन नहीं हम लोग करने वाले हैं। तो इंडिया की नीड के मुताबिक इस सिस्टम को, इस डॉक्यूमेंट को क्रिस्टलाइज किया गया और हमने अपने पिलर्स या फिर अपने एलिमेंट क्रिएट किए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शनल के अंदर कि इंडियन सिटीजन चार्टर के एलिमेंट्स क्या हैं, या फिर कई बार ये पूछा जा सकता है कि इंडियन सिटीजन चार्टर के एलिमेंट्स को इंग्लिश, जो इंग्लैंड का सिटीजन चार्टर है, उससे कंपेयर करें आप।
सो हियर वी कम कि सबसे पहले जब भी आप कोई सिटीजन चार्टर खोलेंगे इन्हीं एलिमेंट के ऊपर बेस्ड होगा। सबसे पहले आपको मिलता है विजन एंड मिशन डॉक्यूमेंट। इसको ये भी कहा जाता है कि सिटीजन चार्टर एक विजन एंड मिशन डॉक्यूमेंट होता है। अब दोनों का फर्क क्या है? विजन आपका एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है जो आप अचीव करना चाहते हैं। जैसे पूछा जा सकता है ना कि साल 1.5 साल में आप खुद को कहां देखना चाहते हैं। वो प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू जाते हैं तो कहते हैं 5 साल में आप अपने आप कहां देखना चाहेंगे। या जैसे कोई आईएएस एस्पिरेंट है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे पूछें कि साल 1.5 साल में आप खुद को कहां देखना चाहते हैं, तो आप कहें कि मैं अपने आप को मसूरी लबासना में देखना चाहता हूं एक आईएएस के तौर पर फाउंडेशन कोर्स करते हुए। तो आपका जो विजन है ये एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है जो आप अचीव करना चाहते हैं। और फिर मिशन क्या है? आपका उद्यम, आपका परिश्रम जो उस मिशन को हासिल करने के लिए आप कर रहे हैं। ठीक है, आपने विजन तो बना लिया कि मुझे आईएएस बनना है, लेकिन फिर किस मिशन मोड से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या क्या मेहनत कर रहे हैं, क्या क्या आपकी पॉलिसी है टू गेट योर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या फिर जो भी आपका डिजायर्ड गोल है उसको हासिल करने के लिए आपका परिश्रम क्या है, आप किस किस मोड से वो तैयारी कर रहे हैं। देन इट कम्स टू डिटेल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी वो बिजनेस ट्रांजैक्ट कर रही है, जितने भी क्रियाकलाप उसके हैं, उसकी एक लिस्टिंग। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल है कोई, तो सभी हॉस्पिटल कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करते हैं, तो बताएं कि उनके यहां पर कौन कौन सी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। बच्चों की क्रिटिकल इलनेस को वो ट्रीट करते हैं या नहीं करते हैं, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आप जो सर्विस लेना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन से हॉस्पिटल अप्रोच करना पड़ेगा। फर्दर वी कम डिटेल्स ऑफ द क्लाइंट सर्व। जो भी उनका क्लाइंटल ग्रुप है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वयस्क हैं, इन सब की एक डिटेल लिस्ट होनी चाहिए। जैसे हॉस्पिटल की हम बात करें तो कुछ हॉस्पिटल्स वो बुजुर्गों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन की जो फैसिलिटी है प्रोवाइड करते हैं, कुछ हॉस्पिटल नहीं करते हैं। तो बाकायदा वो क्लाइंट डिटेल बताएं कि हम किन किन क्लाइंट से सर्व करने वाले हैं, किन किन क्लाइंट से हम डील करने वाले हैं। देन इट कम्स टू डिटेल्स ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड टू ईच क्लाइंट ग्रुप। तो यही जो क्लाइंट आपने नोटिफाई किए हैं, इनको आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कि हॉस्पिटल मान लीजिए कह रहा है कि आयुष्मान भारत के तहत हम बुजुर्गों को ये वाली बीमारियों से ट्रीट करने का काम करेंगे, या फिर कोई हॉस्पिटल ये बताए कि मिशन इंद्रधनुष के तहत हम बच्चों के टीकाकरण अभियान में भी शामिल हैं, तो बच्चों को 1 से 5 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनको हम कौन कौन से टीकाकरण की फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे। देन वी कम टू ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। जैसे हमने बात की कि अगर ह्यूमंस हैं तो थिंग्स मे गो रॉन्ग, ऐसा तो नहीं है ना कि मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी और सब कुछ 100% होगा। तो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एक कॉन्टैक्ट पर्सन हो, कोई कॉन्टैक्ट अथॉरिटी हो, जहां पर सर्विसेज में कोई चूक होने की सूरत में क्लाइंट जाए उस कॉन्टैक्ट पर्सन से डील करे, वो चाहे फोन के थ्रू हो, चाहे किसी एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू हो, और जो भी रेमेडी उसको होनी चाहिए, व्यक्ति को मिलनी चाहिए, वो रेमेडी प्रोवाइड की जाए। फर्दर इट कम्स टू एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द क्लाइंट्स। आज हम उस दौर में जहां गवर्नेंस या पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए सिर्फ स्टेट ही जिम्मेवार नहीं है, जो क्लाइंट ग्रुप्स हैं वो भी जिम्मेवार हैं। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं क्लाइंट से जो सर्विस उनको प्रोवाइड की जा रही है उसके संबंध के अंदर। तो जैसे मान लीजिए अगर रेलवे है तो वो कहेगा भाई क्लीनलीनेस का ध्यान रखा जाए, आप रेलवे ये सरकारी प्रॉपर्टी है उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए, मूंगफली के छिलके उधर उधर नहीं फेंकने हैं, या फिर आपको टाइमली अपना फेयर डिपॉजिट करना होगा। तो जो भी कोई एक्सपेक्टेशन है क्लाइंट से कि रेलवे स्टेशन पे इस तरीके का आप बिहेवियर करें, तो ये एक्सपेक्टेशन भी सिटीजन चार्टर में बताई जाएगी क्लाइंट ग्रुप को, ताकि सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म को और बेहतर बनाया जा सके। देन इट कम्स टू डिटेल्स ऑफ द कंपनसेशन। ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म से ही संबंधित एक चीज है कि अगर कोई मिस्टेक हो गई जिससे किसी व्यक्ति का कोई लीगल राइट भी वायलेट होता है। मान लीजिए आपने एक ट्रेन का टिकट बुक कराया था और आपको डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे तयशुदा वक्त पे पहुंचना था, वो जरूरी आपका काम था, लेकिन वो ट्रेन कैंसिल हो गई है। तो चलिए एक तो ठीक है कि आपकी टिकट कैंसिल होगी, टिकट के पैसे वापस आए, लेकिन क्योंकि आप तयशुदा दिन पर अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सके, जबकि आपका जाना बहुत जरूरी था, आपको कुछ लॉस हो रहा है, तो क्या इसके बदले में भी कोई कंपनसेशन प्रोवाइड करने का मैकेनिज्म है? तो अगर उस तरीके का मैकेनिज्म है तो वो भी यहां पर डिटेल में बताया जाएगा। बिजली महकमा 24 घंटे बिजली सप्लाई की बात है, फिर भी घंटों के कट लगते हैं, तो क्या इस सूरत में कुछ बिल में कटौती का कंपनसेशन प्रोग्राम भी है? जो भी इस तरह का कोई कंपनसेशन का अगर रूल है तो वो भी सिटीजन चार्टर में बताया जाएगा। सो बेसिकली अगर हम देखें तो हो क्या रहा है, तो एक तो विजन एंड मिशन डॉक्यूमेंट है और सारे के सारे बाकी पॉइंट किस चीज के ऊपर फोकस है? इकोनॉमिक, एफिशिएंट, इफेक्टिव
पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म के ऊपर कि सारे बिजनेस बताइए आप क्या क्या आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कौन से क्लाइंट को आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये डिटेल में बताइए। ओपेकनेस खत्म कीजिए, ज्यादा ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर काम कीजिए। साथ ही जो ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, और अगर कोई कंपनसेशन का क्लॉज है वो भी सिटीजन चार्टर में ओपनली बताएं। तो अगर हम सिटीजन चार्टर की बात करें तो किसी भी डिपार्टमेंट की एक पूरी जन्म कुंडली है, हॉरोस्कोप है, आप वहां पर जाकर पढ़ के समझ सकते हैं कि किस क्वालिटी किस स्टैंडर्ड की कौन सी सर्विस यहां पे प्रोवाइड की जा रही हैं, क्या आपकी डिजायर्ड सर्विस आपको यहां मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको किसी और सोर्स से वो सर्विस हासिल कर लेनी चाहिए। नाउ जब हम बात कर रहे हैं कि 1990 से कॉन्सेप्ट यूके में इन्वॉल्व हुआ, फिर इंडिया के अंदर 1997 से हमने इसको इवॉल्व करने की कोशिश की, इंप्लीमेंट भी किया, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि आज भी ये मेन हमारी पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म के मेन कोर्स का हिस्सा नहीं है। क्या चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से सिटीजन चार्टर खुद इफेक्टिवली लागू नहीं हो पा रहा है? सो हियर आर इश्यूज विद द इंडियन सिटीजन चार्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट। देखिए, सबसे पहले जब भी गवर्नेंस की कोई बात आए तो ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट तो रहता ही रहता है। और जैसे हमने बात किया कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी, अर्लियर लेक्चर में हम बात कर रहे थे, ब्यूरोक्रेसी स्टेटस क्वेस्ट है, बहुत ज्यादा चेंज नई चीजों को लेके सहज नहीं होते हैं। तो सिटीजन चार्टर क्योंकि इनकी कमिटमेंट लेवल बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर ज्यादा इंपोज की जाती है और फर्दर अकाउंटेबल किया जा सकता है, तो इन चीजों से ज्यादा सहज नहीं है। और जो ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने क्या कर रखा है, एक पेपर एक्सरसाइज बना रखा है सिटीजन चार्टर को, ठीक है एक डॉक्यूमेंट है, बना दो, अपलोड कर दो, इसके बारे में ज्यादा हम लोगों को अवेयर नहीं करेंगे। देन इट कम्स टू पुअर कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स, और ये सिर्फ क्लाइंट के साथ नहीं बल्कि खुद स्टेट लेवल ब्यूरोक्रेसी के साथ। देखिए, मसला यह है कि सिटीजन चार्टर है, सिटीजन की जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है, तो ज्यादा से ज्यादा कंसल्टेशन तो सिटीजन के साथ होनी चाहिए कि आप किस तरह की सर्विस चाहिए। या फिर दूसरा, जो रियल में सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लाइक स्ट्रीट लेवल पुलिस हो, चाहे अगर हम हॉस्पिटल्स की बात कर लें, डॉक्टर एंड नर्सेस स्टाफ है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है क्लाइंट्स के साथ में, सिटीजन के साथ में, तो स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी से भी कंसल्ट होना चाहिए, सिटीजन से भी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। कौन बना रहे हैं आखिर ये सिटीजन चार्टर? बड़े बाबू लोग जो सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट में, वो लोग बना रहे हैं, वो ज्यादा कंसल्टेशन में विश्वास नहीं करते हैं, तो रियलिस्टिक सिटीजन चार्टर नहीं बन पा रहे हैं, रियल प्रॉब्लम के रियल सोल्यूशन नहीं मिल पा रहे हैं सिटीजन चार्टर से। देन कोई पीनल प्रोविजन नहीं है। अगर कोई डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय सिटीजन चार्टर को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं करता है तो उसके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। फर्दर इट कम्स टू स्टैंडर्ड्स जो मेंटेन करने थे, डिफाइन करने थे ऑब्जेक्टिव तरीके से। अब या तो ये स्टैंडर्ड्स ये बहुत ज्यादा हाई शो कर दिए गए, सिर्फ पेपर वाहवाही के लिए कि देखिए हम तो ऑन पेपर इतने हाई स्टैंडर्ड की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर इस डर से कि अगर हाई स्टैंडर्ड प्रॉमिस करेंगे और वो कल को हमने परफॉर्म ना किया तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, तो बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं वो स्टैंडर्ड ही लो अपने सिटीजन चार्टर के अंदर लिख देते हैं। इन ईदर केस, चाहे स्टैंडर्ड आप एक्सॉर्बिटेंट कर दें, बहुत हाई कर दें, वो आइडियलिस्टिक हो जाएगा, रियलिस्टिक नहीं होगा, और अगर आप बहुत लो कर देते हैं तो भी रियल इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी नहीं होगी। इन ईदर केस इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंश्योर नहीं कर पाएंगे सिटीजन चार्टर। देन इट कम्स टू कुछ सिटीजन चार्टर तो बहुत डिटेल्ड है कि कुछ इंटेलेक्चुअल टाइप के ब्यूरोक्रेट बैठ गए और बहुत बड़े बड़े सिटीजन चार्टर उन्होंने लिख डाले, या कुछ बहुत ही शॉर्ट है कि बस ये 7 पिलर हैं, इनके अंदर एक एक लाइन फिल कर दो, बात करो, खत्म। इन ईदर केस ये सिटीजन चार्टर प्रैक्टिकेबल नहीं हो पाता है। देन देयर आर सिटीजन चार्टर जिनमें ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म वो इफेक्टिव नहीं है, या तो ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म का जो कॉलम होता है वही नहीं होता है, और कई बार होता है तो वो रियल वर्किंग नहीं होता, वो ही एक चली आ रही प्रॉब्लम कि कई बार आप देखें कि आपने किसी डिपार्टमेंट से आपको कोई शिकायत है, आप अपना ग्रीवियांस दर्ज कराना चाहते हैं, आपको एक कांटेक्ट पर्सन दिया होगा, उस नंबर पे आप फोन करें तो वो फोन आउट ऑफ ऑर्डर ही रहता है कि ये तो फोन काम ही नहीं कर रहा है, ये लगातार वो लैंडलाइन होगा तो बिजी जा रहा होता है। ऐसी शिकायतें भी होती हैं कि वो उसका जो फोन है उसको उठा के साइड में रख देते हैं, ये बिजी शो करता रहेगा। तो चाहे आपने वो नंबर कांटेक्ट का दे रखा है, कोई पर्सन बिठा रखा है, लेकिन वो क्विक एंड इफेक्टिव सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। देन वी कम टू जो इंसेंटिवाइजेशन है वो नहीं है इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। जब इंग्लैंड के अंदर सिटीजन चार्टर को इंप्लीमेंट किया गया तो साथ में इंसेंटिवाइजेशन की स्कीम भी आई थी, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई डिपार्टमेंट सिटीजन चार्टर को
रियल इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट करते थे तो उस डिपार्टमेंट को और कंसर्न एम्प्लॉय को इंसेंटिवाइज किया जाता था। अब वो इंसेंटिवाइजेशन ऐसा नहीं कि हर बार आप मनी के तौर पे ही करें। जैसे अब इंडिया में अगर हम कहेंगे कि इंसेंटिवाइजेशन करिए इन टर्म्स ऑफ मनी, तो गवर्नमेंट कहेगा भाई क्रंच है, फाइनेंशियल क्रंचेस हैं, इतने ज्यादा लोगों को हम नहीं एक्स्ट्रा सैलरी दे पाएंगे, तो भाई आप किसी और तरीके से इंसेंटिवाइज करें। वो चाहे कुछ प्रशस्ति पत्र हो, कोई सम्मान की व्यवस्था रखें, या फिर एसीआर में कुछ एडिशनल पॉइंट, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो कि आगे जाके बेस बनती है प्रमोशंस का, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप दें। तो इंसेंटिवाइजेशन होगा तो एक मोटिवेशन मिलेगा एम्प्लॉयज को, जिससे वो सिटीजन चार्टर को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने में अपना योगदान देंगे। तो इंसेंटिवाइजेशन नहीं है इंडिया के अंदर। देन इट कम्स टू बहुत सारे डिपार्टमेंट में डिलेड एक्सरसाइज है कि मतलब ठीक है सिटीजन चार्टर बना लेंगे, अभी भी वो कंप्लीट करके नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देन इट कम्स टू सीनियर सिटीजन, डिफरेंट एबल्ड या थर्ड जेंडर्स हैं, इनकी नीड को वेल केटर्ड नहीं किया गया बहुत सारे सिटीजन चार्टर के अंदर। देन टाइमली अपडेशन नहीं है, रिव्यू नहीं है। मान लीजिए अगर किसी डिपार्टमेंट ने अपना सिटीजन चार्टर बनाया, तो कुछ सिटीजन चार्टर तो ऐसे हैं जो 1990s के एंड में बने, 2000 की शुरुआत में बने, उसको रिव्यू एंड अपडेट नहीं किया गया। जब हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स की, अब ये सोचें कि जो सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म का स्टैंडर्ड साल 2004 या 5 में था, 2023 में तो उस स्टैंडर्ड में बहुत सुधार आ जाना चाहिए। आईसीटी डेवलपमेंट हो चुका है, बहुत सारे नए कानून आ चुके हैं, तो आपको रिव्यू करना है और अपडेट करना है सिटीजन चार्टर को। वो अपडेशन की प्रक्रिया डिपार्टमेंट्स में नहीं हो पा रही है। देन इट कम्स टू सिटीजन चार्टर, बहुत सारे ऐसे हैं जो हैवी टेक्निकल जार्गन रखते हैं और वर्नाकुलर्स के अंदर नहीं है। बाबू लोगों ने बनाया तो उन्होंने क्या किया, हैवी टेक्निकल जार्गन लग दिया। अब ये है सिटीजन चार्टर, लोगों तक सर्विस पहुंचाने के लिए। अगर लोगों को ही समझ में नहीं आएगा तो फिर लोग कैसे ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर उस डिपार्टमेंट की सर्विस के बारे में जान सकते हैं। और ऊपर से वर्नाकुलर नहीं है। हम उस भारत में रह रहे हैं जहां आज भी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वो इंग्लिश से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। आप किसी भी हिंटरलैंड की बात कर लें, अगर पंजाब की बात करें, पंजाब के हिंटरलैंड में भी जाएं तो लोग बहुत ज्यादा इंग्लिश से वेल वर्स नहीं है, दे रादर यूज पंजाबी। तो फिर करना क्या चाहिए, डिपार्टमेंट्स को वर्नाकुलर्स के अंदर भी सिटीजन चार्टर पब्लिश करने चाहिए। देन वी कम DARPG, जो कि एक नोडल एजेंसी बना रखी है। भाई आपकी जिम्मेवारी है कि भारत में, वो चाहे सेंटर के महकमे हो चाहे स्टेट के हो, उनको भी डायरेक्टिव दीजिए और वो अपना सिटीजन चार्टर इंप्लीमेंट करें। इन्होंने ही एडिक्वेट एक्सरसाइज नहीं की है और डिजायरेबिलिटी का शो नहीं कर पा रहे हैं सिटीजन चार्टर को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए। देन वी कम टू व्हाट कैन बी द रिकमेंडेशन अप अगेंस्ट दीज इश्यूज एंड challenges. Now here we are quoting ARC2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था, तो उसकी सीधी रिकमेंडेशन क्या है सिटीजन चार्टर को लेके। और प्लीज कमीशन जरूर कोट किया करें अपने आंसर के अंदर। कहीं भी आप सजेशन या वे फॉरवर्ड कर रहे हो तो कुछ तो इंडिपेंडेंट आपके थॉट हैं वो भी लिखें, लेकिन कोशिश करें कि 2-4 पॉइंट जरूर दें किसी ना किसी सेटल्ड या कोई जो लैंडमार्क कमीशन हैं उनकी रिपोर्ट को आप कोट करेंगे, ज्यादा बेहतर मार्क्स गेन करने के चांसेस हाई रहते हैं। सो हियर सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन सजेस्टेड कि एक तो वन साइज डजंट फिट फॉर ऑल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो उसकी डिफरेंट सर्विसेज हैं उन सब के लिए भी डिफरेंट सिटीजन चार्टर इशू करने चाहिए। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज। अब इंडियन रेलवेज ये पैसेंजर ट्रेन भी चलाती है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन्स भी हैं, हाई स्पीड हैं, सेमी स्पीड हैं, इसके अलावा फ्राइट कॉरिडोर भी है, मालगाड़ियां भी तो लेके जा रहे हैं, और फिर कुछ लोकल ट्रेन्स भी होती हैं, मुंबई लोकल आपने सुना होगा। तो इसके जो क्लाइंट ग्रुप में बहुत डिफरेंट तरीके के हैं। तो जैसे मालगाड़ियां अगर लेके जा रही हैं, कुछ हैवी सामान को भेजना है, तो उस क्लाइंट ग्रुप के लिए अलग सिटीजन चार्टर होना चाहिए। जो पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रहे हैं उनके लिए अलग सिटीजन चार्टर होना चाहिए, ताकि ज्यादा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म में क्लाइंट अपनी सर्विसेज को समझ सके, डिपार्टमेंट को समझ सके। देन इट कम्स टू वाइडेस्ट पॉसिबल कंसल्टेशन। सिटीजन चार्टर कहीं मैनेजर्स चार्टर बन के ना रह जाए। तो हो क्या रहा है, जो हमने अभी इश्यूज एंड चैलेंजेस में देखा था कि मैनेजर का चार्टर बन के रह जा रहा है। बाबू लोग जो लिख दे रहे हैं बस कि हमारे डिपार्टमेंट में ये चीजें, बात हुई खत्म। और असल में ये है सिटीजन चार्टर। तो जब तक आप कंसल्टेशन नहीं बढ़ाएंगे तब तक सिटीजन चार्टर रियल वैल्यू अचीव कर ही नहीं पाएगा। देन इट कम्स टू कमिट व्हाट यू कैन डिलीवर, डोंट हंट व्हिच यू कांट किल। आप वही प्रॉमिस कीजिए जो आप डिलीवर कर सकते हैं। सिर्फ मिनिस्टर्स की वाहवाही के लिए, सीनियर अफसर की वाहवाही के लिए आप ऐसी चीजें कमिट ना करें जो आप डिलीवर कर ही नहीं सकते हैं। देन इंटरनल स्ट्रक्चर और प्रोसेस को भी रिफॉर्म करना होगा।
जब आपने चार्टर में कमिटमेंट्स कर दी हैं, आपने हाई स्टैंडर्ड बता दिए हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी रिफॉर्म लेके आना पड़ेगा ताकि उस स्टैंडर्ड को मीट कर सके, उस स्टैंडर्ड पे परफॉर्मेंस आ सके। Then it comes to appropriate grievance redressal mechanism, जो हमने बात की थी कि बहुत सारे सिटीजन चार्टर में जो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म दिया गया है वो ही नॉन वर्केबल कंडीशन में होता है, इसको क्विक एंड इफेक्टिव मैकेनिज्म में चेंज करना होगा। देन पीरियोडिक इवोल्यूशन एंड एंड यूजर फीडबैक, जैसे हमने कहा कि रिव्यू नहीं करते हैं, अपडेट नहीं करते हैं, वो सिस्टम खत्म किया जाए और पीरियोडिकली इसका रिव्यू हो और अपडेशन हो और साथ ही में फीडबैक लिया जाए लोगों का कि वो इस अपडेशन के बारे में क्या सोचते हैं। फर्दर, जो भी ऑफिसर या एम्प्लॉय सिटीजन चार्टर को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, पनिशमेंट एस्पेक्ट होना चाहिए। फर्दर, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलानी है लोगों के अंदर। आप लोगों से बात करें, ठीक है, वो जाके वेबसाइट पर, आजकल इंटरनेट का जमाना है तो कॉन्टैक्ट अस में जाके कुछ नंबर तलाश कर लेते हैं, लेकिन अगर आप बात करें कि सिटीजन चार्टर के बारे में जानते हैं तो लोग इस शब्द से भी अनभिज्ञ ही हैं ज्यादातर। देन इट कम्स टू एटीट्यूडनल चेंज चाहिए पब्लिक सर्विसेज के अंदर। इट्स मोर अबाउट एटीट्यूड। जैसे हमने कहा कि सिटीजन चार्टर कोई नई सर्विस तो या नया राइट तो क्रिएट नहीं कर रहा है, एग्जिस्टिंग सर्विसेज को ही बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने की बात करता है। तो जब हम कह रहे हैं कि राइट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो अभी तक सही से लागू नहीं हो पा रहे थे, तो अब भी सिटीजन चार्टर के साथ उसको लागू करने के लिए क्या चाहिए? एटीट्यूडनल चेंज चाहिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर। फर्दर इट कम्स टू इंसेंटिवाइजेशन। जो भी एम्प्लॉय ज्यादा बेहतर कमिटमेंट शो करें सिटीजन चार्टर के लिए, उनको किसी ना किसी तरीके से इंसेंटिवाइज करें। एग्जांपल हम कर चुके हैं। देन शोकेस एंड रेप्लिकेट द बेस्ट प्रैक्टिसेस। किसी भी सिटीजन चार्टर में अगर कोई बेस्ट प्रैक्टिस है उसको रेप्लिकेट किया जाए, दूसरे डिपार्टमेंट के लिए एक नजीर के तौर पर स्टैब्लिश किया जाए कि काम इस तरीके से किए जाते हैं। देन सिंप्लीफाइड लैंग्वेज और वर्नाकुलर्स के अंदर सिटीजन चार्टर को पब्लिश करना होगा अगर इसको वाकई में लोगों तक लेके आना है तो। देन ये तो हुआ इश्यूज, चैलेंजेस और फिर रेमेडीज या वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन के आंसर की एनरिचमेंट के लिए या फिर दूसरों से मेंस में ज्यादा नंबर कैसे लेने हैं, तो अगर कभी भी सर्विस डिलीवरी की बात हो, सिटीजन चार्टर की बात हो, तो इस दिशा में DARPG द्वारा लिया गया एक अहम कदम काफी इंपॉर्टेंट है और वो है सेवोत्तम मॉडल। नाम पे गौर करें, ये सेवोत्तम की जब हम बात कर रहे हैं तो हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना है, सेवा दैट इज सर्विसेज प्लस उत्तम दैट इज एक्सीलेंस, मतलब एक्सीलेंट सर्विसेज का डिलीवरी मैकेनिज्म। अब ये जो सेवोत्तम मॉडल बनाया गया है पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए, ये भी वैसे तो ये मॉडल खुद जो आपका सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है इसी ने प्रपोज किया था, और इनकी अगर रिपोर्ट कोट करनी हो तो इनकी 12th रिपोर्ट है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको सिटीजन सेंट्रिक कैसे बनाया जाए, ये जो माई बाप एटीट्यूड चला रहा है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, इसको कैसे खत्म किया जाए। तो इसी की 12th रिपोर्ट है जिसमें सेवोत्तम मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया था और इसी को फिर एक फाइन प्रिंट दिया, एक मॉड्यूल दिया DARPG ने साल 2006 के अंदर। सो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस ने 2006 में सेवोत्तम मॉडल को मूर्त रूप दिया है, इसके पिलर्स डिसाइड किया। नाउ इसके 3 बेसिक कंपोनेंट हैं सेवोत्तम मॉडल के। एक तो सिटीजन चार्टर बेहतर बनाने हैं और इंप्लीमेंट करने हैं, दूसरा पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को क्विक, रियल एंड वर्किंग बनाना है, और तीसरा एक्सीलेंस सर्विस डिलीवरी को इंश्योर करना है। अब ये तीनों चीजें होंगी कैसे, एक्सीलेंस सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म कैसे होंगी, तो जो 7 स्टेप्स हैं सेवोत्तम के, ये आपको पहुंचाएंगे एक्सीलेंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म तक। सबसे पहले किसी भी डिपार्टमेंट को करना क्या है सेवोत्तम के लिए, ये सिटीजन चार्टर में ये सेवोत्तम मॉडल को इंप्लीमेंट करना होगा। तो सेवोत्तम मॉडल के 7 जो स्टेप्स हैं वो हैं, सबसे पहले डिफाइन योर ऑल सर्विसेज टू योर क्लाइंट्स। वही सिटीजन चार्टर वाला पहला पॉइंट इधर आ गया कि जो भी कोई डिपार्टमेंट कोई सर्विस प्रोवाइड करता है उसको डिफाइन कीजिए कि आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। देन सेट द स्टैंडर्ड फॉर दोज सर्विसेज। जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। मान लीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो वो डिफाइन करें ना कि प्राइमरी एजुकेशन में क्या क्या चीजें होंगी, सिलेबाई क्या होगा, या फिर सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन में क्या होगा। फिर स्टैंडर्ड डिफाइन करें कि सर हम NCERT की बुक्स ही फॉलो करते हैं, एक नेशनल काउंसिल है वो जो रिसर्च करती है और फिर बुक्स बनाती है, या फिर हम PTET CTET जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिन्होंने क्लियर किया है उन टीचर्स को ही हायर करते हैं अपने स्कूल्स के अंदर, तो आप स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। देन डेवलप द कैपेसिटी टू मीट दोज स्टैंडर्ड्स। हमारी प्रॉब्लम ये है
गवर्नेंस की खास करके स्टैंडर्ड डिसाइड कर देंगे, डिफाइन कर देंगे और उसको हाई भी रखेंगे, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करते हैं। जब आपने स्टैंडर्ड एक फिक्स कर दिया कि यार मुझे इस स्टैंडर्ड की सर्विस देनी है, तो अपने महकमे के अंदर, अपने डिपार्टमेंट के अंदर कैपेसिटी डेवलप कीजिए, लोगों के स्किल को एनहांस कीजिए ताकि इन स्टैंडर्ड्स को वो मीट कर सकें। देन परफॉर्म टू अचीव द स्टैंडर्ड्स। अब ये परफॉर्मेंस पार्ट है। जब आपने स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया, जब आपने कैपेसिटी बिल्ड कर दी, अब परफॉर्म कीजिए कि इन्हीं स्टैंडर्ड पर सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। फर्दर फिर आता है मॉनिटर एक्सपेक्ट, कि जो परफॉर्मेंस चल रही है इसको मॉनिटर भी कीजिए, क्या सेट डिसाइडेड जो स्टैंडर्ड हैं इन्हीं के ऊपर परफॉर्मेंस हो रही है या नहीं परफॉर्मेंस हो रही है, कि सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तो नहीं हो रही है। देन इट कम्स टू इवेल्युएट द इंपैक्ट थ्रू इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। जो भी इफेक्ट आ रहा है आपकी सर्विस का, वो इफेक्टिव है या नहीं है, इसको इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म में ऑडिट करवाएं। थर्ड पार्टी ऑडिट हो सकता है, सोशल ऑडिट का कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। एंड देन कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट बेस्ड ऑन मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। जो भी आपने मॉनिटर किया है, मॉनिटर के बाद जो आपको रिजल्ट मिल रहे हैं उनको आपने इवेल्युएट किया है, तो इसके आधार पर अगर आप कुछ कमियां पाते हैं अपनी सर्विस डिलीवरी के अंदर, तो फिर कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट लेके आइए और बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ बढ़िए। तो ये 7 स्टेप हैं जिनको इंप्लीमेंट करना है ताकि हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी लोगों तक पहुंचा सके। और अच्छा, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये भी याद रखेंगे, बल्कि दिस गोज इन लूप। ओके, सबसे पहले आपने डिफाइन की अपनी सर्विसेज, फिर आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए, और वो भी ऑब्जेक्टिविटी के साथ, मेजरेबल स्टैंडर्ड्स के ISO 9001 के सर्टिफाइड जो होंगे वो हम लागू करेंगे। या जैसे आप बात कर रहे हैं कि अभी पीछे रिपोर्ट्स आई हैं कि बहुत सारी जो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जो WHO की गाइडलाइन है मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में क्या प्रोटोकॉल होने चाहिए, क्लीनलीनेस क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कैसे मेंटेन होना चाहिए, या फिर जो ट्रांसपोर्ट है मेडिसिन का एंड वैक्सीन का वो कैसे होना चाहिए। तो बहुत सारी, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया WHO का वो प्रोटोकॉल फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा फॉलो कीजिए, अपने मैकेनिज्म बनाइए, प्रोटोकॉल आपने फॉलो करना है, तो WHO के स्टैंडर्ड पर आपको ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। सो बेसिकली करके रहे हैं, आपने डिफाइन किया अपनी सर्विसेज को, आपने स्टैंडर्ड सेट किए, फिर आपने कैपेसिटी डेवलप की उन सेट स्टैंडर्ड को हासिल करने के लिए, फिर आपने परफॉर्मेंस शुरू किया, परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया और इवेलुएट किया, और फिर आप लेके आते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जिससे आपकी परफॉर्मेंस में आएगा सुधार। तो फिर आपको वापस पहुंचना है कि अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब दोबारा अपनी सर्विस को डिफाइन कीजिए, दोबारा अपने स्टैंडर्ड सेट कीजिए कि हम पिछले 5 साल में या 2 साल में अब हम नए स्टैंडर्ड पर सर्व कर सकते हैं। वो है ना कि BS4 से BS6 पर आप शिफ्ट कर रहे हैं। पहले आप 4G पे काम करते थे, तो बहुत जल्द क्योंकि इंडिया में 5G आने वाला है, तो आप 5G या 6G सर्विसेज पे काम करेंगे। तो 5G तो वैसे आ ही चुका है ना। तो किस किस तरीके से आप जो है वो अपनी सर्विसेज में सुधार लाते हैं, नया क्या एड ऑन कर रहे हैं, तो आप नए स्टैंडर्ड सेट कीजिए, परफॉर्म, मॉनिटर, इवेलुएट कीजिए, और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने कुछ और टेंजिबल हासिल किया है तो इवेलुएट कीजिए, फिर से अपने में सुधार लेके आइए, फिर डिफाइन, फिर सेट स्टैंडर्ड। दिस इज हाउ यू गो इंप्रूवमेंट स्टेप बाय स्टेप, और आप धीरे धीरे लगातार एक्सीलेंस में रहेंगे। सो इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन, सेवोत्तम मॉडल इज नॉट अ डेस्टिनेशन, रादर इट इज अ जर्नी, कि आपको कॉन्टिन्यूअस परिश्रम करना है बेहतर सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म के लिए। तो जब इस सिटीजन चार्टर का आप आंसर लिख रहे हैं और क्वेश्चन अलाउ करें, तो सेवोत्तम मॉडल को एड ऑन करेंगे तो वैल्यू एनहेंसमेंट हो जाएगी आपके आंसर की। सो व्हाट वी हैव कवर्ड टुडे, सबसे पहले पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म के की पिलर्स क्या होने चाहिए, 3 E's की हमने बात की है, उसको हमने समझा। उसके बाद सिटीजन चार्टर का इवोल्यूशन इंग्लैंड में कैसे हुआ और वहां पर क्या एलिमेंट हैं सिटीजन चार्टर के। फिर हम इंडिया आते हैं और इंडिया में सिटीजन चार्टर का इवोल्यूशन और साथ ही में क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या हैं, और साथ में सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, और साथ में सेवोत्तम मॉडल भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब बस जाने से पहले एक क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट इज एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ एन आइडियल सिटीजन चार्टर, हाउ डू दीज कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट टू बेटर गवर्नेंस। और बेटर गवर्नेंस कैसे, कि ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मूलभूत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट को इन्फोर्स करने में क्रिटिकल वैल्यू रखता है। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।